हेलो दोस्तों, मैं प्रदीप कुमार आप सभी को पीके एजुकेशन में स्वागत करता हूं। आज से हम लोग बिहार शिक्षक भर्ती 2024 बीपीएससी टीआरई 4.0 के जितना भी अब तक के पूछे गए सभी प्रश्न को हम लोग इस वीडियो के माध्यम से डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन नंबर देखते हैं क्या है। तो फर्स्ट क्वेश्चन नंबर में फर्स्ट क्वेश्चन नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा जानवर सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों को नहीं पता था। निम्न में से कौन सा जानवर सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों को नहीं पता था। बैल, घोड़ा, हाथी, उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका आंसर क्या हो जाएगा, बताइएगा इसका आंसर क्या होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग को बैल, घोड़ा एवं हाथी इत्यादि पशु के बारे में जानकारी थी। यहाँ तक घोड़े का प्रश्न है, यहाँ तक घोड़े का प्रश्न है। तो प्रारंभ में ऐसा माना जाता था कि सैंधव लोग घोड़े से परिचित नहीं थे। प्रारंभ में मतलब आदमी मानता था कि सिंधु सभ्यता के लोग घोड़े से परिचित नहीं थे, लेकिन ये लोग घोड़े से भी परिचित थे। किंतु जैसे लोथल, सुतका गंडोर, सुरकोटदा, कालीबंगा स्थलों से घोड़े की मृत मूर्तियों, हड्डियां, जबड़े के अवशेष मिले हैं। इसके पश्चात अब यह निश्चित हो गया है कि इस पशु से भी सैंधव लोग परिचित थे। स्रोत केसी श्रीवास्तव के पुस्तक में जाके देख लीजिएगा। नोट में बिहार लोकसभा आयोग ने इसका आंसर बी माना है, घोड़ा। लेकिन अब जो है अगर घोड़ा मानता है तो लोथल, सुटका गेंदौर, कालीबंगा से मतलब घोड़ा के साक्ष्य जो मिले हैं, तो इससे ये हो जाता है। केसी श्रीवास्तव के पुस्तक में जाकर देख लीजिएगा। घोड़े से परिचित लोग थे ये लोग, सैंधव लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रारंभिक वैदिक काल के दौरान कौन सा शहर प्राचीन मगध साम्राज्य की राजधानी के रूप में कार्य करता था। राजगिरी, चंपा, वैशाली, पाटलिपुत्र। प्राचीन वैदिक काल के दौरान कौन सा शहर प्राचीन मगध साम्राज्य की राजधानी के रूप में कार्य करता था। तो राजगीर, चंपा, वैशाली, पाटलिपुत्र। प्राचीन में जो था राजगीर था। राजगीर के बाद पाटलिपुत्र आया, पाटलिपुत्र के बाद फिर वैशाली गया, वैशाली से फिर पाटलिपुत्र। तो राजगीर कब था, तो अजातशत्रु के काल में। अजातशत्रु के काल के बाद उसका पुत्र उदयन जो था पाटलिपुत्र किया। तो उदयन किस वंश से था, तो हड़यक वंश से था। उसके बाद पाटलिपुत्र के पुत्र के बाद वैशाली कब गया था, तो शुंग वंश के शासक शिशुनाग वंश के शासक शिशुनाग ने वैशाली को किया। उसके बाद फिर काल अशोक ने पाटलिपुत्र को कर दिया। देख लेते हैं। प्रारंभिक वैदिक काल के दौरान राजगीर शहर प्राचीन मगध साम्राज्य की राजधानी के रूप में कार्य करता था। मगध साम्राज्य के आधुनिक पटना, गया, शाहाबाद का कुछ हिस्सा पड़ता है। बिंबिसार का कार्यकाल जो था 544 ईसा पूर्व से 492 ईसा पूर्व। और अजातशत्रु बिंबिसार का पुत्र था। इसका उत्तराधिकारी अजातशत्रु जो 492 से 460 ईसा पूर्व। और इसका उत्तराधिकारी अजातशत्रु का उत्तराधिकारी जो था उदयन। इसी राजधानी राजगीर था। किंतु उदयन इनका उत्तराधिकारी, किसका उत्तराधिकारी, अजातशत्रु का उत्तराधिकारी उदयन जो थे, यही राजगीर से अपनी राजधानी पाटलिपुत्र को स्थानांतरित किया। पाटलिपुत्र या कुसुमपुर स्थानांतरित किया। शिशुनाग ने पाटलिपुत्र की राजधानी स्थानांतरित कर दिया था और वैशाली को मगध साम्राज्य की राजधानी बना लिया।
शिशुनाग वंश के संस्थापक कौन थे? शिशुनाग। इसने पाटलिपुत्र से वैशाली मगध की राजधानी स्थानांतरित किया, और कालांतर में जाके काल अशोक ने पाटलिपुत्र से स्थानांतरित कर दिया, फिर वैशाली से पाटलिपुत्र स्थानांतरित किया, और मौर्य साम्राज्य तक यही राजधानी बनी रही। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। फाहियान एक चीनी तीर्थयात्री था जो हर्ष के शासनकाल के दौरान भारत आया था। हुएनसांग एक चीनी बौद्ध भिक्षुक थे जिन्होंने चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल के दौरान भारत का दौरा किया था। इसका आंसर क्या हो जाएगा, बताइएगा। कौन गलत है? सही को चुनना है। इसमें ना तो ये सही है ना तो ये, दोनों गलत है। क्यों? फाहियान एक चीनी यात्री था, यहाँ तक तो ठीक है। जो हर्ष के शासनकाल में, हर्ष के शासनकाल में नहीं आया था, यह आया था चंद्रगुप्त द्वितीय के काल में। ये जो था चंद्रगुप्त द्वितीय के काल में आया था फाहियान। और हुएनसांग एक चीनी बौद्ध भिक्षुक था, इन्होंने चंद्रगुप्त द्वितीय के नहीं, ये आया था हुएनसांग जो था हर्षवर्धन के काल में आया था, और फाहियान जो था चंद्रगुप्त द्वितीय के काल में आया था। तो उल्टा पुल्टा है, तो इसलिए दोनों में से कोई नहीं सही है। बोधिसत्व पद्मानी की पेंटिंग स्थित है बाग में, एलोरा में, अजंता में, बादामी में। कहाँ है बोधिसत्व पद्मानी की पेंटिंग स्थित है? इसका आंसर हो जाएगा अजंता में। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय कला भारतीय काल में स्तूप, चैत्य और विहार का निर्माण निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? अजीबक संप्रदाय, वैष्णव संप्रदाय, बौद्ध धर्म और शैव संप्रदाय। स्तूप, चैत्य और विहार का निर्माण किससे संबंधित है? ये बौद्ध धर्म से संबंधित है। भारतीय कला में स्तूप और विहार का निर्माण बौद्ध धर्म से संबंधित है। बौद्ध धर्म की धार्मिक वास्तुकला भारतीय उपमहाद्वीप में विकसित हुई थी। शुरुआत में बौद्ध धर्म के धार्मिक वास्तुकला से निम्न प्रकार के ढांचे जुड़े हुए हैं। मठ को विहार कहा जाता था। मठ को क्या कहा जाता? तो विहार। अवशेष को क्या कहा जाता था? स्तूप। अवशेष को क्या कहा जाता था? स्तूप। और मंदिर और प्रार्थना कक्ष को चैत्य कहा जाता था। मठ किसे कहा जाता था? तो विहार को मठ कहा जाता था, अवशेष को स्तूप कहा जाता था, मंदिर या प्रार्थना कक्ष को चैत्य कहा जाता था। चैत्य बौद्ध पूजा स्थल था। चैत्य क्या था? तो बौद्ध पूजा स्थल था, जबकि विहार बौद्ध भिक्षु का निवास स्थल था। विहार किसे कहा जाता था? तो मठ को कहा जाता था। मठ किस लिए था? तो भिक्षुओं का निवास स्थल था। स्तूपों का निर्माण का उद्देश्य गौतम बुद्ध के अवशेषों की पूजा एवं सुरक्षा थी। स्तूप का क्या था? तो अवशेष, गौतम बुद्ध जो मरे थे उनका अवशेष जो था, हड्डियां, उसको ही स्तूप कहा गया था। बौद्ध मठ विहार का तात्पर्य उस जगह से है जहाँ बौद्ध धर्म की गुरु अपने शिष्य को शिक्षा उपदेश देते थे। बोध गया में स्थित महाबोधि मंदिर बौद्ध मठ का एक उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौटिल्य किस स्थान में राजनीतिक विज्ञान और अर्थशास्त्र के प्रधानाध्यापक थे? कौटिल्य किस स्थान में राजनीतिक विज्ञान और अर्थशास्त्र के प्रधानाध्यापक थे? तो नालंदा, पाटलिपुत्र, तक्षशिला, उपयुक्त में से एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं। ये बीपीएससी स्कूल टीचर 2023 का पेपर 2 शिफ्ट सेकेंड में पूछा गया क्वेश्चन है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर जो हो जाएगा, कौटिल्य किस स्थान में राजनीतिक विज्ञान और अर्थशास्त्र के प्रधानाध्यापक थे? तो तक्षशिला के जो थे प्रधानाध्यापक थे। नेक्स्ट, चीनी स्रोत के अनुसार श्रीलंका के शासक मेघवर्मन ने गया में बौद्ध मंदिर बनाने की अनुमति के लिए निम्नलिखित में से किस गुप्त राजा के पास एक मशीनरी भेजा था? तो चंद्रगुप्त प्रथम, समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त द्वितीय, इसमें से कोई नहीं।
क्या हो जाएगा इसका आंसर? इसका आंसर हो जाएगा समुद्रगुप्त। अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, क्योंकि लाइक कीजिएगा तभी मोटिवेशन मिलता है, और ऐसा ऐसा वीडियो ज़रूर बनाएंगे तब। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजनीतिक, क्वेश्चन नंबर 8, राजनीतिक की प्राथमिक पुस्तक नीतिसार किसके द्वारा लिखी गई थी? कौटिल्य के द्वारा, कामनंद के द्वारा, कामनंदक के द्वारा, चरक द्वारा, इनमें से कोई नहीं। राजनीति के प्रारंभिक पुस्तक नीतिसार किसके द्वारा लिखी गई थी? बताइएगा आंसर इसका क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा कामनंदक के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। चरक, ब्रह्मगुप्त, बड़ा महिर, विशाखदत्त। इधर हो गया गणित, इसकी रचना कौन कौन है? गणित, चिकित्सा, नाटककार, ज्योतिष। तो मिलाइएगा, इसका क्या आंसर होगा? चरक जो थे चिकित्सा से संबंधित थे। चरक किससे संबंधित थे? चिकित्सा से। ब्रह्मगुप्त के किससे थे? तो ब्रह्मगुप्त जो थे गणितज्ञ थे। ब्रह्मगुप्त क्या थे? गणितज्ञ थे। और बड़ा महिर क्या थे? ज्योतिष। और विशाखदत्त नाटक। इसका आंसर क्या हो जाएगा? 2 1 4 3, 2 1 4 3, 1 नंबर इसका आंसर हो जाएगा। चरक किससे संबंधित है? चरक जो था चिकित्सा शास्त्र से संबंधित था। ब्रह्मगुप्त गणितज्ञ था। और बड़ा महिर जो थे ये थे ज्योतिष। और विशाखदत्त किससे थे? तो नाटककार थे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से इनमें से किसने भारत में फारसी त्यौहार नवरोज की शुरुआत की थी? फिरोज शाह तुगलक, अलाउद्दीन खिलजी, बलबन, इल्तुतमिश। फारसी त्यौहार नवरोज की शुरुआत किसने की थी? आंसर बताइएगा। इसका आंसर हो जाएगा बलबन के द्वारा किया गया था। बलबन पहला व्यक्ति था, बलबन जो था पहला व्यक्ति था जिसने भारत में फारसी त्यौहार नवरोज की शुरुआत की। बलबन फारसी संस्कृति और परंपराओं के प्रति अपने प्रेम के लिए जाना जाता था। इसने अपने दरबार में गैर इस्लामी प्रथा सिजदा एवं पेवोस की शुरुआत किए थे। यही जो थे सिजदा एवं पेवोस के शुरुआत किए थे किसने? तो बलबन। और फारसी में नवरोज त्यौहार की भी शुरुआत बलबन के द्वारा किया गया था। 11 नंबर क्वेश्चन, मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में भारत आए प्रसिद्ध मुस्लिम खोजकर्ता इब्न बतूता किस देश के थे? अफगानिस्तान, मोरक्को, इराक। उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा मोरक्को के इब्न बतूता थे। और मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में आए थे। मोहम्मद बिन तुगलक ने इब्न बतूता को दिल्ली का काजी नियुक्त किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैथिली भाषा का विकास निम्नलिखित में से किसके शासनकाल के दौरान हुआ है? चेरो राजवंश, वैनिवार राजवंश, कर्नाटक राजवंश, पिथिपति राजवंश। तो मैथिली भाषा का विकास किस शासनकाल के दौरान हुआ है? तो मैथिली भाषा का विकास जो है कर्नाटक राजवंश के समय हुआ है। डॉक्टर राम प्रकाश शर्मा ने मैथिली के विकास की सबसे अच्छी अवधि 1206 से 1526 बताया। इसी काल में ज्योतिष और विद्यापति द्वारा मैथिली भाषा को सर्वश्रेष्ठ रचनाएं की गई थी। इसके दौरान मैथिली क्षेत्र में कर्नाटक वंश के सिमराव वंश 1097 से 1325 का शासन था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13, नाथपंथियों सिद्धों और योगियों के भक्ति धर्म को किस क्षेत्र में लोकप्रिय बनाया था? उत्तर भारत, दक्षिण भारत, पूर्व भारत, पश्चिम भारत। इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा उत्तर भारत में लोकप्रिय बनाया था।
नाथपंथियों, सिद्धों और योगी ने भक्ति धर्म को उत्तर भारत में लोकप्रिय बनाया था। नाथपंथी सिद्धों योगी दुनिया के त्याग में विश्वास करते थे। नागपंथी जो थे दुनिया के त्याग में विश्वास करते थे। इन्होंने पारंपरिक धर्म, सामाजिक व्यवस्था, अनुष्ठान और पहलुओं की आलोचना की। उनके अनुसार निराकार परमात्मा का ध्यान तथा उसके साथ एक हो जाने का एहसास मुक्त का मार्ग है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14। फुतुहाते आलमगीरी किसके द्वारा लिखी गई थी? फुतुहाते आलमगीरी किसके द्वारा लिखी गई थी? ईश्वर दास नागर, भीमसेन के द्वारा, हरिदास के द्वारा, इनमें से कोई नहीं। किनके द्वारा लिखा गया था? ईश्वर दास नागर के द्वारा फुतुहाते आलमगीरी लिखा गया था। क्वेश्चन नंबर 15। निम्नलिखित में से किस बंदरगाह को मुगल काल के दौरान बाबुल मक्का मतलब क्या होता है? बाबुल मक्का का अर्थ हो गया मक्का का द्वार। बाबुल मक्का का अर्थ मक्का का द्वार कहा जाता था। किसे? कालीकट, सूरत, कैम्बे, ब्रोच। किसे कहा जाता था? सूरत का द्वार, मक्का का द्वार तो सूरत को कहा जाता था, क्योंकि यहीं से आदमी मक्का की शुरुआत किया जाता था। यहीं से आदमी मक्का के लिए प्रस्थान किया करते थे। सूरत बंदरगाह को मुलाकात के दौरान बाबुल मक्का का द्वार कहा जाता है, क्योंकि मक्का की तीर्थ यात्रा सूरत से ही शुरू होती है। कहाँ से मक्का का शुरुआत होती है? सूरत से। सूरत जो है गुजरात का प्रमुख शहर है और अपने वस्त्रों के लिए जाना जाता था। मध्यकाल के दौरान यह महत्वपूर्ण बंदरगाह था। इसे पश्चिमी एशिया के प्रवेश द्वार के रूप में भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत में बाबर के आगमन के कारण उपमहाद्वीप में बारूद का आगमन हुआ। बाबर के आने से बारूद का आगमन थोड़े हुआ था। नहीं, ये गलत है। क्षेत्र की वास्तुकला में मेहराब और गुंबद का परिचय हुआ था। नहीं, ये मोहम्मद गौरी के आने के आक्रमण करने के बाद मतलब मेहराब एवं गुंबद का परिचय हुआ था। ये भी गलत हो गया। प्रदेश में तैमुरिड राजवंश की स्थापना है। तैमुरिड का अर्थ होता है तैमूरलंग, तो ये सही है। युद्ध में तोपों की शुरुआत बाबर के द्वारा किया गया था, तो इसका आंसर हो जाएगा 2 एवं 3। बाबर के आगमन के कारण भारत में तैमूर वंश की शुरुआत या स्थापना हुई। इस युद्ध के तोप की शुरुआत हुई। क्षेत्र की वास्तुकला में मेहराब और गुंबद तुर्क द्वारा मोहम्मद बिन गौरी के आक्रमण के बाद प्रचलित में आया था। बाबर का जन्म कब हुआ था? बाबर का जन्म था 14 फरवरी 1483 को मध्य एशिया के फरगाना नामक स्थान पर हुआ था। बाबर ने काबुल पर अधिकार करने के लिए बाद में भारत पर 4 आरंभिक आक्रमण किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन। अष्टप्रधान मंत्री परिषद थे। गुप्त प्रशासन, चोल प्रशासन, मराठा प्रशासन, विजयनगर प्रशासन। कौन थे अष्टप्रधान मंत्री परिषद जो मराठा प्रशासन में थे? मराठा प्रशासन में अष्टप्रधान किसे कहते हैं? तो 8 मंत्रियों का समूह को अष्टप्रधान कहा जाता था। ये शिवाजी के अष्टप्रधान मंत्री निम्न थे। पहला, पेशवा अथवा मुख्य प्रधान, जिसे राजा का प्रधानमंत्री कहा जाता है। अमात्य, पंत अथवा मजमुआदार, वित्त एवं राजस्व मंत्री। वाक्यनवीस, मंत्री या वर्तमान गृह मंत्री। सुमंत द्रविड़, वर्तमान में विदेश मंत्री। सचिव, कुरुनविस या चिटनीस, राजकीय पत्र व्यवहार। सेनापति, सरेनोवत, न्यायाधीश, मुख्य न्यायाधीश।
पंडित राव सद्रा धार्मियों कार्य के लिए। ये सभी जो क्वेश्चन है पिछले जितना भी एग्ज़ाम हुए हैं बीपीएससी का वो सभी का कलेक्शन लेके आए हैं। अच्छा से देखिए और लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा ताकि मोटिवेशन मिले और इससे बेहतर और वीडियो बनाने के प्रयास करेंगे। 18 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। बक्सर की लड़ाई के बाद किस संधि पर हस्ताक्षर किए गए थे? तो इलाहाबाद की संधि, सुगौली की संधि, बेसिन की संधि और शालाबाई की संधि। बक्सर की लड़ाई के बाद किस संधि पर हस्ताक्षर किया गया था? थे इलाहाबाद की संधि। इलाहाबाद की संधि कब हुई थी? तो 12 अगस्त 1765 को इलाहाबाद की संधि हुई थी। बक्सर की लड़ाई कब हुई थी? तो बक्सर की लड़ाई कब हुई थी? तो बक्सर की लड़ाई जो था 22 अक्टूबर 1764 में हुआ था। किसके किसके बीच? तो अंग्रेजी और संयुक्त सेना। किसके बीच बक्सर की लड़ाई किसके बीच हुआ था? तो अंग्रेजी सेना और संयुक्त सेना। संयुक्त सेना में कौन कौन था? तो मीर कासिम, शुजाउद्दौला एवं शाह आलम द्वितीय। और अंग्रेज की तरफ से कौन नेतृत्व कर रहा था? तो हेक्टर मुनरो के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन। बक्सर की लड़ाई के बाद रॉबर्ट क्लाइव ने मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय तथा अवध के नवाब शुजाउद्दौला के साथ इलाहाबाद की संधि 1965 की 1765 की। इसके अंतर्गत मुगल सम्राट में बंगाल के अंग्रेजों को दे दिया। क्लाइव को बंगाल का पहला गवर्नर बनाया गया। मुगल सम्राट 26 लाख रुपये वार्षिक भुगतान के बदले ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल में बिहार एवं उड़ीसा के दीवानी दे दिया। इसका मतलब क्या हुआ? इसका अर्थ हो गया 26 लाख के वार्षिक भुगतान पे इसे बिहार, उड़ीसा और बंगाल के क्षेत्र में दीवानी दे दिया था कर वसूलने के लिए, मात्र 26 लाख रुपये वार्षिक भुगतान पे। डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने किस वर्ष पटना में अपना कारखाना स्थापित किया था? इस डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने पटना में अपना कारखाना कब खोला गया था? 1635, 1632, 1643, 1648। तो पहला कारखाना जो खोला गया था 1632 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20। निम्नलिखित में ब्रिटिश शासन के दौरान भारतवर्ष के अंतर्गत निर्मीकरण का कौन सा मुख्य कारण था? पहला, रेलवे के मार्ग का तख्तों स्लीपर की मांग को पूरा करना तथा शाही नौसेना के लिए इमारती लकड़ी की आपूर्ति करना। नहीं, यह गलत है। नियोजित वनों की मांग को पूरा करना तथा चाय एवं कॉफ़ी को वृक्षारोपण करना। बस्ती विस्तारित खेती की मांग को पूरा करने के लिए भूमि को उन्नत करना। यही सही है। ब्रिटिश शासन के दौरान भारतवर्ष के अंतर्गत न्यूनीकरण का कौन सा मुख्य कारण है? तो विस्तारित खेतों की मांग को पूरी करने के लिए भूमि को उन्नत करना। यही हो जाएगा सी नंबर आंसर। अब टोटल 20 क्वेश्चन था हिस्ट्री के। अब देखते हैं नया पॉलिटी का क्वेश्चन। 21 नंबर क्वेश्चन। इनमें से कौन कैबिनेट मिशन के सदस्य नहीं थे? इनमें से कौन कैबिनेट मिशन के सदस्य नहीं थे? पी लॉरेंस, एवी अलेक्जेंडर, जे एंड्रयूज। इनमें से कोई नहीं। कौन थे जो कैबिनेट मिशन के सदस्य नहीं थे? जे एंड्रयूज जो थे कैबिनेट मिशन के सदस्य नहीं थे। दिए गए विकल्प में जे एंड्रयूज कैबिनेट मिशन के सदस्य नहीं थे। प्रधानमंत्री एटली ने 15 फरवरी 1946 को भारतीय संविधान सभा की स्थापना का स्थापना कब किया गया था? 15 फरवरी 1946 को भारतीय संविधान सभा की स्थापना तथा तत्कालीन ज्वलंत समस्या पर भारतीय के विचार विमर्श के लिए कैबिनेट मिशन
को भारत भेजने की घोषणा 24 मार्च 1946 को, कैबिनेट मिशन को भारत कब भेजा गया था? 24 मार्च 1946 को कैबिनेट मिशन भारत आया था। कैबिनेट मिशन के तीन सदस्य, कैबिनेट मिशन का तीन सदस्य जो था, पेंथिक लॉरेंस, लॉर्ड पेंथिक लॉरेंस और सचिव, भारत के सचिव थे, और सर स्टेफोर्ड क्रिप्स अध्यक्ष बोर्ड ऑफ ट्रेड का, और एवी अलेक्जेंडर नौसेना मंत्री थे। इटली द्वारा भेजे गए इस मंत्री के कांग्रेस की ओर से बातचीत अबुल कलाम आज़ाद ने की। इस काम को जवाहरलाल नेहरू और वल्लभ भाई पटेल ने इसकी सहायता दी थी। कैबिनेट मिशन कब भारत आया था? क्वेश्चन पूछता है कैबिनेट मिशन कब भारत आया था। कैबिनेट मिशन जो था 24 मार्च 1946 को, और ब्रिटिश इंग्लैंड में कब बना था कैबिनेट मिशन? तो 15 फरवरी 1946 को बना था, और भारत आया था 24 मार्च 1946 को भारत आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22। वर्ष 1946 में बनी अंतरिम सरकार में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के पास कौन सा विभाग था? रक्षा, कृषि, खाद्य एवं कृषि, किसके पास था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद खाद्य एवं कृषि विभाग था। अभी वर्तमान में खाद्य एवं कृषि विभाग किसके पास है? तो वर्तमान में जो है चिराग पासवान के पास है। और रक्षा मंत्रालय पर कौन थे? सरदार बलदेव सिंह। रक्षा मंत्रालय सरदार बलदेव सिंह। और गृह मंत्रालय पर कौन थे? तो गृह मंत्रालय पर जो थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। गृह मंत्रालय पर कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल। और खाद्य एवं कृषि मंत्रालय पर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ष 1946 में बनी अंतरिम सरकार डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के पास खाद्य एवं कृषि विभाग आया था 26 सितंबर 1946। 26 सितंबर 1946 नेहरू ने सभी देशों के साथ राजनयिक संबंधों में शामिल होने की सरकार की योजना की घोषणा की। 2 सितंबर 1946 को भारत की अंतरिम सरकार की गठन किया गया था। भारत का अंतरिम सरकार की गठन कब किया गया था? तो 2 सितंबर 1946 को भारत का अंतरिम सरकार की गठन किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्ष अस्थायी सरकार में श्रम मंत्री कौन था? जवाहरलाल नेहरू की अस्थायी सरकार में श्रम मंत्री कौन था? अरुणा असफ अली, राजगोपालाचारी और जगजीवन राम। तो अस्थायी सरकार में श्रम मंत्री कौन था? तो श्रम मंत्री में जो था जगजीवन राम। सी राजगोपालाचारी कौन जी थे? तो सी राजगोपाला जो थे शिक्षा मंत्रालय इनके पास था। और अरुणा असफ अली क्या थे? तो अरुणा असफ अली जो थे रेल एवं परिवहन विभाग अरुणा असफ अली के पास, सी राजगोपालाचारी के पास शिक्षा मंत्रालय, जगजीवन राम के पास श्रम मंत्रालय। 2 सितंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू ने नेतृत्व में गठन भारतीय का अंतिम या अस्थायी सरकार में जगजीवन राम को श्रम मंत्रालय बनाया गया था, जबकि अरुणा असफ अली को रेलवे एवं परिवहन मंत्रालय, और सी राजगोपालाचारी को शिक्षा मंत्रालय, और जवाहरलाल नेहरू को कार्यकारी परिषद का अध्यक्ष, विदेशी मामले एवं राष्ट्रमंडल का कार्यभार सरदार वल्लभ भाई पटेल को गृह एवं सूचना प्रसारण की दायित्व दिया गया था। लॉर्ड वेवेल की अध्यक्षता में यह नियुक्ति किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, केवल संविधान सभा के सदस्यों के चुनाव में भाग लेने का भारत के वयस्क आबादी के मतदाताओं की प्रभावी प्रतिशत क्या थी? 10 से 15%, 20 से 25, 30 से 35, या उपयुक्त में से
एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं। क्या हो जाएगा? तो 10 से 15 था। भारतीय संविधान सभा के सदस्यों के चुनाव में भाग लेने वाली भारत की वयस्क आबादी के मतदाताओं की प्रभावी प्रतिशत 10 से 25% थी। भारतीय संविधान सभा की प्रथम बैठक, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। भारतीय संविधान सभा की प्रथम बैठक कब किया गया था? तो 9 दिसंबर 1946 को। भारतीय संविधान सभा का प्रथम बैठक 9 दिसंबर 1946 को नई दिल्ली में अस्थाई अध्यक्ष कौन थे? सच्चिदानंद सिन्हा। भारतीय संविधान सभा का प्रथम बैठक 9 दिसंबर 1946 को। इसका अस्थाई अध्यक्ष कौन थे? सच्चिदानंद सिन्हा बने थे। और अध्यक्षता में जब 11 दिसंबर, इसके 2 दिनों के बाद 9 दिसंबर 1946 को प्रथम बैठक हुआ था, लगले 11 दिसंबर 1946 को, 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा का अस्थाई अध्यक्ष चुने गए थे। BN राव को संवैधानिक सलाहकार किया गया था। तो यहाँ पर 3-4 क्वेश्चन निकलता है। जैसे भारतीय संविधान का प्रथम बैठक 9 दिसंबर 1946 में, इसमें वो अस्थाई सदस्य सच्चिदानंद सिन्हा, और 9 दिसंबर के बाद 2 दिन के बाद 11 दिसंबर 1946 को अस्थाई अध्यक्ष चुना गया था। किसके, कौन चुने गए थे? राजेंद्र प्रसाद। उसके बाद BN राव संवैधानिक सलाहकार नियुक्त किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25। किस अनुच्छेद के अंतर्गत अध्यक्ष सदन के किसी भी सदस्य को उसकी मातृभाषा में बोलने का इजाज़त दे सकता है? तो अनुच्छेद 110 के 1, 122 के 2, 120 के 1 या दोनों, कौन हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा C नंबर। अनुच्छेद 120 के 1 जो है, इसके अंतर्गत अध्यक्ष सदन के किसी भी सदस्य को उसके मातृभाषा में बोलने का इजाज़त दे सकता है। अनुच्छेद 110 के 1 का संबंध धन विधेयक से है। अनुच्छेद 122 के 2 का संबंध न्यायालय द्वारा संसद का कार्यवाही की जांच न करने से है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26। 5वीं अनुसूची किस विशिष्ट समूह के लोगों के शासन और हितों की सुरक्षा से संबंधित है? अनुसूचित जाति, धार्मिक अल्पसंख्यक, अनुसूचित जनजाति, भाषाई अल्पसंख्यक, कौन हो जाएगा इसका आंसर? इसका आंसर 5वीं अनुसूची में जो है, अनुसूचित जाति एवं जनजाति दोनों है। ए भी होगा, बी भी होगा। 5वीं अनुसूची में अनुसूचित जाति एवं जनजाति समूह के लोग का शासन और हितों की सुरक्षा से संबंधित है। इसमें असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम को शामिल नहीं किया गया है। और छठी अनुसूची में 5वीं में जो है, अनुसूचित जाति एवं जनजाति के प्रशासनिक की संरक्षण दिया गया है। और छठी अनुसूची में असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम राज्यों में जनजातीय क्षेत्रों का प्रशासन से संबंधित है। 5वीं अनुसूची के तहत राज्यपाल राष्ट्रपति से संबंधित क्षेत्र के लिए प्रतिवेदन दे सकता है, किंतु इनमें अंतिम शक्ति राष्ट्रपति को ही निहित है। ऐसे अनुसूची क्षेत्र के लिए जनजातीय सलाहकार परिषद का प्रावधान है। इसका निर्माण 20 से अधिक सदस्यों से मिलकर होगा। अनुच्छेद, क्वेश्चन नंबर 27। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के द्वारा अस्पृश्यता को समाप्त किया गया था? 14, 15, 17, 22। अस्पृश्यता का जो था 17 में अंत किया गया था। 14 में क्या कहा गया था? 14 में कहा गया था कि समक्ष समानता, विधि के समक्ष समानता अनुच्छेद 14 में कहा गया है। और 15 में कहा गया है कि जाति, धर्म और लिंग पे भेदभाव नहीं करेगा। और 22 में कहा गया है गिरफ्तारी के कुछ मामले में नज़रबंदी के खिलाफ। 22 में क्या किया गया? गिरफ्तारी के कुछ मामलों में नज़रबंदी का। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 17 अस्पृश्यता का समाप्त कहा गया है और इसका किसी भी रूप में आचरण निषिद्ध
अस्पृश्यता से उपजी किसी निर्योग्यता को लागू करना अपराध होगी, विधि अनुसार दंडनीय होगा। अनुच्छेद 14 जो है इसमें विधि के समक्ष समता, और अनुच्छेद 15 के अनुसार राज्य किसी भी नागरिक के साथ जाति धर्म लिंग जन्मस्थल और वंश के आधार पर भेदभाव नहीं कर सकता है। अनुच्छेद 22 में कहा गया है कि संबंधी गिरफ्तारी को कुछ मामले में नज़रबंदी क्या होता है? अगर नज़रबंदी जैसे हो गया, कोई आदमी की वजह से अगर हंगामा खड़ा हो गया, कोई आदमी की वजह से अगर हंगामा खड़ा हो जाता है तो उस आदमी को वहाँ से निकाल के हटा देना, उसी को कहते हैं नज़रबंदी। नज़रबंदी या तो होटल में रखा जा सकता है का, नज़रबंदी का मतलब ये होता है पब्लिक पैलेस से हटाना, या तो जेल में भी किया जा सकता है और होटल में भी रखा जाता है, कहीं भी रख दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28, सिक्किम भारतीय संघ का पूर्ण राज्य बना था। सिक्किम भारतीय संघ का पूर्ण राज्य कब बना था? 1974, 1975, 1976 या उपयुक्त में से कोई नहीं। क्या होगा इसका आंसर? इसका आंसर हो जाएगा 1975। 22वां संवैधानिक संशोधन 1975 के द्वारा सिक्किम भारत राज्य पूर्ण राज्य बन गया था। समुद्र पारीय भारतीय नागरिक OIC योजना भारत में निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा पारित की गई थी? ये पारित किया गया था नागरिक शोधन अधिनियम 2003 के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतवर्ष के संविधान की प्रस्तावना में बंधुत्व निम्नलिखित में से मुख्यतः किससे अविश्वासित करता है? आश्वासित करता है। व्यक्ति की गरिमा, देश की एकता एवं अखंडता, नागरिक के न्याय एवं स्वतंत्रता एवं समानता। उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। ये क्वेश्चन जो है BPSC स्कूल टीचर 2023 के पेपर 2 शिफ्ट फर्स्ट में पूछा गया क्वेश्चन है। तो बनाइए क्या हो जाएगा इसका आंसर? इसका आंसर हो जाएगा व्यक्ति की गरिमा और देश की एकता, ये दोनों हो जाएगा, यानी इसका आंसर हो जाएगा D, उपयुक्त में से एक से अधिक। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में बंधुत्व का अर्थ क्या होता है? तो भाईचारा की भावना या एकल नागरिकता तंत्र के माध्यम से भाईचारा की भावना प्रोत्साहित करता है। बंधुत्व मुख्य दो बातों पर आश्वासित करता है, जैसे व्यक्ति की गरिमा, देश की एकता एवं अखंडता। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 31, भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार के विचार का संदर्भ किस देश से लिया गया है? भारतीय संविधान में जो है मौलिक अधिकार के विचार का संदर्भ किस देश से लिया गया है? तो आयरलैंड, संयुक्त राज्य अमेरिका, यूनाइटेड किंगडम, कनाडा, कहाँ से हो जाएगा? भारतीय संविधान मौलिक अधिकार जो है संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया है। संयुक्त राज्य अमेरिका से और क्या क्या लिया गया है? संयुक्त राज्य अमेरिका से जो लिया गया है उपराष्ट्रपति का पद यहीं से लिया गया है। उपराष्ट्रपति का पद संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया है। प्रस्तावना का विचार संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया है। प्रस्तावना का विचार संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया है। राष्ट्रपति का महाभियोग भी USA के संविधान से लिया गया है। उपराष्ट्रपति का पद संयुक्त राज्य अमेरिका से, और प्रस्तावना का प्रस्ताव संयुक्त राज्य अमेरिका से। राष्ट्रपति का महाभियोग संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया है। और आयरलैंड के संविधान से क्या क्या लिया गया है? तो आयरलैंड के संविधान से लिया गया है राज्य के नीति निर्देशक तत्व, राज्यसभा में 12 सदस्यों का मनोनयन। राज्य के नीति निर्देशक तत्व कहाँ से लिया गया है? तो आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। कनाडा के संविधान से क्या क्या लिया गया है? तो कनाडा के संविधान से जो लिया गया है यहाँ का अवशिष्ट शक्तियों का सिद्धांत, कनाडा के संविधान से अवशिष्ट शक्तियों का सिद्धांत कनाडा के संविधान से लिया गया है। और यूनाइटेड किंगडम यानी ब्रिटेन से क्या लिया गया है? कानून निर्माण की प्रक्रिया ब्रिटेन से लिया गया। कानून निर्माण की प्रक्रिया ब्रिटेन से लिया गया। संसदीय शासन प्रणाली ब्रिटेन से लिया गया है। एकल नागरिकता ब्रिटेन से लिया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन,
क्वेश्चन नंबर 32, भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्व सिद्धांत निम्नलिखित में किस अवधारणा किस देश के संविधान से ली गई है? नीति निर्देशक तत्व जो है कहाँ से लिया गया है? नीति निर्देशक तत्व जो है आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। नीति निर्देशक तत्व कहाँ से लिया गया है? तो आयरलैंड के संविधान से लिया गया। यहाँ से और क्या लिया गया है? तो राज्यसभा में 12 सदस्यों का मनोनयन, और इंग्लैंड से एकल नागरिकता, संसदीय शासन प्रणाली। और नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा भारत के संविधान के अंतर्गत मूल कर्तव्य है? देश की एकता एवं अखंडता को कायम रखना, प्राकृतिक पर्यावरण को सुरक्षा करना, अपने बच्चे को शैक्षणिक अवसर प्रदान करना, उपयुक्त में से एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से एक से अधिक। इसमें हो जाएगा देश की एकता एवं अखंडता को कायम रखना है, प्राकृतिक पर्यावरण को सुरक्षा करना और अपने बच्चे को शैक्षिक अवसर प्रदान करना। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य 42वें संवैधानिक संशोधन 1976 42वें संवैधानिक 1976 द्वारा जोड़ा गया था। इस संविधान में भाग 4 के क के अनुच्छेद 51 के क के तहत रखा गया मौलिक कर्तव्य की संख्या 11 है। मौलिक कर्तव्य की संख्या कितना है? तो 11 है। दिए गए प्रश्न में देश की एकता एवं अखंडता को कायम रखना, प्राकृतिक पर्यावरण संरक्षण करना एवं माता पिता का यह संरक्षण है कि 6 से 14 वर्ष के बच्चे को प्राथमिक शिक्षा प्रदान कराना मौलिक कर्तव्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 34, भारत में प्रेस स्वतंत्रता लोगों को प्राप्त है क्यों? क्योंकि यह संसद के विधि के तहत लोगों के लिए उपलब्ध है? नहीं, यह गलत है। यह भारत के संविधान के विशेष रूप का प्रदान है? नहीं, यह भी गलत है। यह विचार, अभिव्यक्ति एवं स्वतंत्रता का अधिकार से निहित है, ये सही है। क्वेश्चन नंबर, इसका आंसर सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की नव उद्घाटित संसद में सांसदों की कुल संख्या कितनी सीट है? भारत के नव उद्घाटित संसद में सांसदों की कुल संख्या कितनी है? कुल संख्या 888, 1272 या 1326। इसका आंसर हो जाएगा कुल जो है 1272, राज्यसभा एवं लोकसभा मिला के। भारत के नव उद्घाटित संसद में सांसदों की कुल संख्या 1272 है, जिसमें 888 लोकसभा सीट और 384 राज्यसभा सीट है। भारत में की गई संसद का आकार त्रिभुजाकार है। भारत में संसद के आकार त्रिभुजाकार है और 64,500 मीटर स्क्वायर में फैला हुआ है। इसे टाटा प्रोजेक्ट लिमिटेड द्वारा 1971 में 971 करोड़ की लागत से, इसमें कितना लागत है? 971 करोड़। किसके द्वारा? टाटा प्रोजेक्ट लिमिटेड के द्वारा 971 करोड़ की लागत से बनाया गया था। इसके वास्तुकार बिमल पटेल थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की संसद के नए भवन की प्रभारी वास्तुकार का नाम क्या है? अरुणा गोयल, पद्मश्री बिमल पटेल एवं अनूप राय एवं मुख्य में उपयुक्त में से एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं। ये बीपीएससी स्कूल टीचर 2023 में पूछा गया प्रश्न है। इसका आंसर हो जाएगा बिमल पटेल के द्वारा वास्तुकार थे। भारतीय सर्वोच्च न्यायालय ने किस मुकदमे में सर्वप्रथम संविधान के मूल ढांचे का सिद्धांत दिया था? तो मूल ढांचे का सिद्धांत गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य, केशवानंद भारत बनाम केरल राज्य, मिनवार मिशल बनाम भारतीय संघ। इसका आंसर क्या हो जाएगा? केशवानंद भारत बनाम केरल राज्य 1973। भारतीय सर्वोच्च न्यायालय केशवानंद भारतीय बनाम केरल राज्य 1973 के सर्वप्रथम संविधान में मूल ढांचे का सिद्धांत दिया। इस निर्णय में सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि संसद मौलिक अधिकारों को संशोधित या सीमित कर सकती है, किंतु संविधान के अनुच्छेद 368 के
से संसद को संविधान के मूल ढांचे बेसिक स्ट्रक्चर से परिवर्तन का अधिकार नहीं कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 38। इसका आंसर डायरेक्ट आंसर ही देख लेते हैं। इसका आंसर हो जाएगा 1 और 3। इसका पीडीएफ टेलीग्राम ग्रुप से ज्वाइन करके ले लीजिएगा। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दे दिया गया है। इसका पढ़ लेते हैं। सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम एक 5 सदस्यीय निकाय है जिसकी अध्यक्षता भारत के मौजूदा मुख्य न्यायाधीश CJI करते हैं और उसे समय इसे न्यायालय में कार्यरत 4 अन्य वरिष्ठतम न्यायाधीश शामिल होते हैं और उच्च न्यायालय के उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों की नियुक्ति कॉलेजियम प्रणाली के माध्यम से ही की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए न्यायालय निम्नलिखित में से किसे जारी करता है? तो रीट जारी करता है। क्या प्रकार के? तो 32। क्रम अनुच्छेद, तो 32 अनुच्छेद 32 के तहत 5 प्रकार का रीट जारी करता है। बंदी प्रत्यक्षीकरण, पहला नंबर हो गया बंदी प्रत्यक्षीकरण, दूसरा हो गया परमादेश और तीसरा हो गया प्रतिषेध, चौथा हो गया उत्प्रेषण और पांचवा हो गया अधिकार परीक्षा। पहला हो गया बंदी प्रत्यक्षीकरण, दूसरा हो गया परमादेश, तीसरा हो गया प्रतिषेध, चौथा हो गया उत्प्रेषण, पांचवा हो गया अधिकार परीक्षा। फिर से देख लेते हैं। पहला क्या होगा? बंदी प्रत्यक्षीकरण, दूसरा हो गया परमादेश, तीसरा हो गया प्रतिषेध और चौथा हो गया उत्प्रेषण, पांचवा हो गया अधिकार परीक्षा। नेक्स्ट क्वेश्चन, उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या निर्धारित करने का अधिकार निम्नलिखित में से किसके पास है? राष्ट्रपति के पास, राज्य के मुख्यमंत्री के पास, प्रधानमंत्री के पास, संसद के पास। किसके पास है? उच्च न्यायालय में न्यायाधीश की संख्या निर्धारित करने के अधिकार किसके पास है? न्यायाधीश की संख्या निर्धारित करने के राष्ट्रपति के पास है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पॉलिटी का भी 20 क्वेश्चन खत्म हो गया। टोटल हम लोग अभी तक 40 क्वेश्चन कर लिए हैं। क्वेश्चन नंबर 41, उत्तराखंड का कौन सा जिला तिब्बत सीमा से नहीं लगता है? उत्तरकाशी, चमोली, अल्मोड़ा, उपयुक्त में से कोई नहीं। कौन हो जाएगा आंसर? तो इसका आंसर हो जाएगा अल्मोड़ा। उत्तरकाशी और चमोली तिब्बत से सीमा शेयर करती है। उत्तराखंड के अल्मोड़ा जिला तिब्बत की सीमा से नहीं लगता है। अल्मोड़ा जिला उत्तराखंड राज्य के कुमाऊं प्रभाग का जिला है। इसका मुख्यालय अल्मोड़ा है। यह समुद्र तल से 1638 मीटर ऊंचा है। पहाड़ की एक घोड़े के नाल के आकार की रिज पर स्थित है। अल्मोड़ा कहाँ है? तो ये रहा उत्तराखंड, ये उत्तराखंड रहा। यहाँ पे अल्मोड़ा है। कहाँ पे अल्मोड़ा है? तो उत्तराखंड में यहाँ पे अल्मोड़ा है। बाकी सभी तिब्बत से सीमा शेयर करते हैं। किस पठार पर कर्क रेखा, किस पठार पर कर्क रेखा तथा भारतीय मानक समय रेखा एक दूसरे को काटती है? बुंदेलखंड की, बघेलखंड की, मालवा की, उपयुक्त में से कोई नहीं। किस पठार का कर्क रेखा तथा भारतीय मानक समय रेखा एक दूसरे को काटती है? तो बघेलखंड की एक दूसरे को काटती है। बघेलखंड पर कर्क रेखा तथा भारतीय मानक समय रेखा एक दूसरे को काटती है। कर्क रेखा कहाँ से जाती है? कर्क रेखा गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम ऐसे करके निकल जाती है कर्क रेखा, इससे होके जाती है। तो और क्या बोलता है? कर्क रेखा भारतीय मानक समय रेखा एक दूसरे को काटती है। बघेलखंड जो यहाँ है मध्य प्रदेश एवं छत्तीसगढ़ की सीमा पे, और भारतीय कर्क रेखा मानक समय भी यहीं से निकलता है। मानक समय कहाँ कहाँ से? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश। तो यहीं पे कर्क रेखा एवं भारतीय मानक समय रेखा काटता है। बघेलखंड का क्षेत्रफल मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में फैला हुआ है। छत्तीसगढ़ के सूरजपुर जिले में स्थित महानदी के तट पर भौसार मुड भारत का एकमात्र स्थान है जहां पर
से कर्क रेखा और भारतीय मानक समय रेखा एक दूसरे को काटती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 43। मालनाड मालनाड क्षेत्र का संबंध निम्नलिखित में से किस भारतीय के किस पठार से है? तेलंगाना का पठार, महाराष्ट्र के पठार, कर्नाटक का पठार, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। मालनाड क्षेत्र का संबंध निम्नलिखित में से किस भारत के पठार से है? तो कर्नाटक के पठार से है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मगध एवं अंग का मैदान किसके हिस्से में है? ऊपरी गंगा के मैदान, मध्य गंगा के मैदान, निम्न गंगा के मैदान, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा मध्य गंगा के मैदान मगध एवं अंग का मैदानी हिस्सा है। महाजनपद 16 महाजनपद है। टोटल कितना महाजनपद? 16 महाजनपद। इसमें प्रमुख रहे मगध एवं अंग महाजनपद जो है प्रमुख रहे थे। इसका विस्तार मध्य गंगा एवं मैदानी क्षेत्र में था। मध्य गंगा मैदानी का विस्तार पूर्वी उत्तर प्रदेश तथा बिहार राज्य में, पूर्वी उत्तर प्रदेश तथा बिहार राज्य, पूर्वी उत्तर प्रदेश कौन हो गया? तो पूर्वी उत्तर प्रदेश ये रहा, और बिहार राज्य में, पूर्वी उत्तर प्रदेश और बिहार राज्य में माना जाता है। अपनी उत्पत्ति से ही मगध महाजनपद के उत्तरोत्तर विस्तार होता है। इसके जद के कौशल, काशी एवं वत्स महाजनपद के क्षेत्र शामिल किए जाने लगे थे, जबकि अंग महाजनपद में वर्तमान में पूर्वी बिहार के मुंगेर, भागलपुर, पश्चिम बंगाल, मध्य प्रदेश शामिल हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऐतिहासिक दक्षिणापथ नामक क्षेत्र का विस्तार है विंध्याचल पर्वत श्रेणी से कृष्णा नदी के मध्य, विंध्याचल पर्वत श्रेणी से कावेरी नदी के मध्य, सतपुरा पर्वत श्रेणी से नीलगिरी मध्य, उपयुक्त में से एक से अधिक, तीनों हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सतलुज एवं काली नदी के बीच स्थित हिमालय के भाग को निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता है? तो कुमाऊं, असम, नेपाल, उपयुक्त में से एक से अधिक, कौन हो जाएगा इसका आंसर? सतलज एवं काली नदी के बीच कुमाऊं हिमालय। जैसे हो गया सिंधु नदी हो गया, सिंधु नदी पंजाब में है, सिंधु नदी, और ये सतलज नहीं, सिंधु एवं सतलज के बीच पंजाब हिमालय हो गया, और सतलज एवं काली नदी के बीच कुमाऊं हिमालय, और काली एवं तीस्ता के बीच नेपाल हिमालय, और तीस्ता एवं तीस्ता एवं दिहांग नदी के बीच असम हिमालय, सिंधु एवं सतलज के बीच पंजाब हिमालय, और सतलज एवं काली के बीच कुमायूं हिमालय, और काली एवं तीस्ता के बीच नेपाल हिमालय, और तीस्ता एवं दिहांग के बीच असम हिमालय। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोसी मैदान का मध्य समुद्र तल से औसत ऊंचाई कितना है? 300 मीटर, 150 मीटर, 30 मीटर। तो इसका आंसर हो जाएगा 30 मीटर। कोसी मैदान की मध्य समुद्र तल से औसत ऊंचाई 30 मीटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गंडक नदी का दूसरा नाम क्या है? बूढ़ी गंडक, महानंदा, नारायणी, पुनपुन। तो इसका आंसर हो जाएगा नारायणी। बूढ़ी गंडक का दूसरा नाम नारायणी नदी है। गंडक नदी का दूसरा नाम नारायणी है। इसका उद्गम नेपाल सीमा के तिब्बत में समुद्र तल से 7620 मीटर की ऊंचाई से होता है। यह नदी नेपाल तथा भारत के उत्तरी भाग में बहने वाली महत्वपूर्ण नदी है। इसकी कुल लंबाई कितना है? तो 630 किलोमीटर, जिसमें से 185 किलोमीटर जो है नेपाल में तथा 445 किलोमीटर भारत में विस्तृत है। स्वर्ण रेखा नदी निम्नलिखित में से किस गांव के पास से निकलती है? ओरमांझी, मंदार, हैहल, नगरी। स्वर्ण रेखा नदी जो है नगरी से निकलती है। नगरी किस? झारखंड का जो है
जलप्रपात और नदी के निम्नलिखित जोड़ों में से कौन सा जोड़ा सही सुमेलित नहीं है? जोग, शरावती, कपिलधारा, कावेरी, धुआंधार, गोदावरी। उपयुक्त में से एक से अधिक कौन हो जाएगा? कौन सुमेलित नहीं है? तो इसमें हो जाएगा उपयुक्त में से एक से अधिक। धुआंधार जलप्रपात कावेरी नदी पे नहीं, नर्मदा नदी पे है। कपिलधारा भी कावेरी नदी पे नहीं है, नर्मदा नदी पर है। धुआंधार जलप्रपात मध्य प्रदेश के जबलपुर जिले में नर्मदा नदी पर स्थित है, ना कि कावेरी नदी पे है। जबकि कपिलधारा जलप्रपात नर्मदा नदी पर मध्य प्रदेश में अमरकंटक के जिले में स्थित है, ना कि कावेरी नदी पर। जोग या गोरसप्पा जलप्रपात पश्चिम कर्नाटक के शिमोग जिले में शारावती नदी पर स्थित है। स्थित देश का दूसरा सर्वोच्च जलप्रपात है। इसका नया नाम महात्मा गांधी जलप्रपात है। थैंक यू। आज हम लोग टोटल 50 क्वेश्चन किए हैं, डेली हम लोग करने वाले हैं। कैसा लगा कमेंट ज़रूर कीजिएगा, लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। ऐसा ही वीडियो देखने के लिए लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू। गुड नाइट, बाय बाय।